सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सादा और इस समय हम एक ऐसी ख़ास मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं जो राजनीति के क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहती हैं, कुछ बेहतर तरीके से जो लोगों की समस्याएं उनको सुलझाना चाहती हैं। सबसे पहले हम माधुरी सिंह त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। मैम, शुरुआत करें हम सवालों की इससे पहले, लेकिन जैसे बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता में है और एक बार फिर सत्ता में आने की जो बात चल रही है, लेकिन आपको लगता नहीं कि सत्ता में आने से पहले यानी तीसरी बार की अगर हम बात करें तो एक माहौल बीजेपी के खिलाफ भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ऊर्जा में, आपके जोश में कहीं से भी मैं कोई कमी नहीं देख रहा हूँ? देखिए, अभी तक जितनी भी सरकारें देश में रही हैं लंबे समय तक, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ उनका जो नारा था वो वोट के लिए था। भारतीय जनता पार्टी वोट की सियासत नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी गरीबों से हमदर्दी करती है और गरीबी या गरीबी हटाओ के नाम पर यहाँ कोई सियासत नहीं होती। इसलिए जैसा आपने पूछना चाहा कि हम तीसरी बार भी सत्ता में आएंगे कि नहीं, हमें डरना चाहिए, तो मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने निस्वार्थ भाव से गरीबों के लिए जितना काम किया है पिछले 60-65 साल की सरकारों में कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है कि ये एक सिद्धांत रूप में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने इसको हृदय से स्वीकार किया और जितनी भी योजनाएं देश में बड़ी बड़ी चलाई गई वो सिर्फ गरीबों के हित के लिए चलाई गई। और ये देश जो है, आप देख रहे हैं धीरे धीरे किस तरीके से तरक्की की राह पर है, कैसे जो है जो गरीब और अमीर के बीच की खाई पट रही है, जिसको मोदी जी ने कई बार अपने भाषणों में भी कहा कि यहाँ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चलेगा, तो वो धीरे धीरे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अब यूएनडीपी की एक रिपोर्ट भी आई है। उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी हुई है। तो ये सब क्या बताता है? ये आंकड़े बता रहे हैं कि हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और जो उद्देश्य है कि भारत के अंतिम कमज़ोर आदमी तक पहुंचना, वहां तक पहुंचने में, उनके हृदय तक पहुंचने में, उनके सपने तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। जी बिल्कुल मैम, लेकिन जिस तरह से मैं जब श्रावस्ती में घूम रहा था, कई जगह पे गया था मैं, कई जगह पे मैं जो है लोगों से बात भी की और जब आपके पास भी मैं आ रहा था तो मैंने कई जगह पे ऐसा देखा जहाँ पर विकास की बहुत गुंजाइश है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास नहीं हुआ है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि डबल इंजन की सरकार और फिर भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? पहली बात मैं आप ही से पूछना चाहूँगी, पूरे श्रावस्ती में, पूरे देवी पाटन मंडल में आप जिस भी सड़क से यहाँ पहुँचे होंगे, अगर उस सड़क में आपने गड्ढे देखे होंगे, मैं मुख्य सड़कों की बात कर रही हूँ, मेन रोड्स जितने भी हैं वो सब बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं। सड़कों में बहुत अच्छा काम सड़क के क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा देखिए, आप जहाँ से चले थे वहाँ से तुलना करिए। हमारी सरकार यहाँ पे 2017 में आई है उत्तर प्रदेश में। 2017 से पहले यहाँ बिजली की आपूर्ति के बारे में आप पहले यहाँ रिसर्च कर लीजिए। आप देखिए कि बिजली की आपूर्ति कैसी होती थी और अब कैसी होती है। इसके साथ ही आप देख लीजिए कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो पहले कैसे काम करते थे, अब कैसे कर रहे हैं। स्कूल्स का स्टैंडर्ड सुधरा है कि नहीं सुधरा है, यहाँ के गरीबों का अपलिफ्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको मकान, आवास और भी जो है बिजनेस करने के लिए तमाम लोन या और फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो आप पाएंगे कि सभी क्षेत्रों में स्तर ऊपर बढ़ा है। लेकिन आपने कहा डबल इंजन की सरकार, तो जहाँ तक श्रावस्ती की बात है, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ आपसे। हमारे यहाँ जो श्रावस्ती के जो सांसद हैं वो बसपा से हैं, तो बसपा से हैं इस कारण, या उनकी पार्टी एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट में नहीं है तो उनका मोरल डाउन है, या क्या वजह है, तो बहुत सारी खामियां रह गई हैं जो ठीक से डबल इंजन की सरकार नहीं बनी है। तो मैं चाहती हूं कि इस बार श्रावस्ती से भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद चुना जाए ताकि डबल इंजन को ठीक से ऊर्जा मिले। जी, और ये नाम क्या मैं माधुरी सिंह त्रिपाठी के रूप में देखना चाहूँ, मैं देखना सोच सकता हूँ?
जी बिल्कुल, मेरा नाम माधुरी सिंह था शादी के पहले, और चूंकि मैं कुछ कारोबार वगैरह में थी तो माधुरी सिंह ही लिखा रह गया वो कई डॉक्यूमेंट्स की वजह से। अब चूंकि मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हूँ तो मेरा पूरा नाम माधुरी सिंह त्रिपाठी है। मैं ब्राह्मण फैमिली में मैरिड हूँ। जी जी जी। मैम, मैं बहुत से लोगों से मिल रहा था, बात कर रहा था, उन्होंने बहुत जिक्र किया और बड़े सम्मान से आपका नाम लिया, क्योंकि लोग हमेशा ये कहते हैं कि माधुरी सिंह जी बहुत ज़्यादा सामाजिक काम करती हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक सेवाओं में वो रहती हैं और बहुत लोगों के बीच में उन्होंने काम किया है। तो इस लोकप्रियता की वजह क्या है आखिर? देखिए, शुरुआत में जब मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही थी तो मेरे पास एक फेसबुक की आईडी तक नहीं थी जिस पे मैं कोई भी सेवा जो जनता की करती थी उसको कभी पोस्ट करूं या दिखावा करूं, क्योंकि मेरे जीवन में एक सिद्धांत था कि हमने किसी को कुछ दिया या किसी के लिए हमने कोई एक दम भर भी भरा या हमने कोई सहायता किसी की तो उसको दिखाने का जो है वो मेरा स्वभाव नहीं था। तो मैं कुछ भी करती थी तो वो स्वांत सुखाए करती थी, अपनी खुशी के लिए करती थी, मैं किसी मजबूरी में नहीं करती थी। 2012 में मैंने अपने क्षेत्र में एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया था, अपने से बनाया था वो, गांव के बच्चों को पुस्तकें देने के लिए। वो आज भी मैं उसको कमोबेश चलाती रहती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाती हूँ। मैं साल में कई कार्यक्रम इस उद्देश्य से करती हूँ कि हमारे समाज के लोग यहाँ पिछड़े हुए हैं और जो है कभी हम अच्छे से एक साथ बैठ के भोजन कर सकें, या कभी हम न्यू ईयर का कोई इवेंट करें जहाँ वो भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह का आनंद ले सकें, या हम भंडारे करते हैं या और भी कई कार्यक्रम करते हैं जिसमें आपको पता होगा यहाँ पे हमने हजार लोगों को अपने साथ जोड़ रखा। हमारे कई कार्यक्रमों में हजारों लोग आते हैं। तो ये सब कुछ मैं स्वांत सुखाए करती थी, लेकिन जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई हूँ तो अब जो भी कार्यक्रम होते हैं जाहिर है मैं नहीं लगाती हूँ तो लोग उसको फेसबुक पे लगा देते हैं। तो जो बरसों बरस मैंने सिर्फ अपनी भावना से काम किया था, इस नाते लोग जो है उसको पसंद करते हैं और ये लोगों का बड़प्पन है कि वो मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। मैम, आपने 2012 का जिक्र किया, मुझे कुछ याद आया क्योंकि मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो 2012 में एक यज्ञ का भी आपने आयोजन किया था, जब जो मोदी इस समय हमारे पीएम हैं, उस समय पीएम नहीं थे। 2012 आपने क्या सोच के वो यज्ञ किया होगा, और चूँकि आज से 10 साल लगभग पुरानी बात है, 10-11 साल, तो कैसे उसको देखती हैं आप, कैसे याद करती हैं? देखिए, उस यज्ञ के आयोजन में मैं अकेले नहीं थी, मेरे पास एक महाराज जी आए और उन्होंने कहा कि आप महिला हैं, आप हमारे यज्ञ में यजमान बनिए और आपके पास थोड़ा धन है तो हमारी आर्थिक सहायता करिए, हमारे यज्ञ को आप पार्टिसिपेट करिए उसमें और यजमान बनिए और सहायता भी करिए। और जो एक कहें कि इसकी पब्लिसिटी के लिए, या चूँकि हमें देश में स्वामी जी का सपना था और मेरा भी था कि हम मनमोहन सिंह जी की सरकार से आज ही जा चुके थे। हमें लगता था कि हमारे देश में एक साइलेंट प्रधानमंत्री है जो हैं तो बहुत अच्छे विचारों के और बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी वो भी रहे, लेकिन वो बोलते कम थे तो देश की आवाज़ दूर तक नहीं गूंज रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि देश में एक डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर है। तो हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होनी चाहिए और इसमें उस समय जो दौर था उसमें बीजेपी में एक लीडरशिप की क्राइसिस खड़ी थी जिसको जनता समझ रही थी और पार्टी के इंटरनल लोग पता नहीं समझ पा रहे थे कि नहीं। तो मैं मोदी जी से काफ़ी प्रभावित थी। जैसे ही मैंने सुना कि मोदी जी के लिए यज्ञ किया जा सकता है या उन्हीं को आगे लाया जाना चाहिए, तो मैंने उसमें एक जो है कहें कि राम सेतु में गिलहरी, मोदी जी के लिए तो हजारों लोगों ने यज्ञ किए होंगे, पूजा की होगी, प्रार्थना की होगी, तभी देश का आशीर्वाद उनको मिला है। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि राम सेतु में गिलहरी के रूप में पहली बार मैंने ही जो है काशी के 80 घाट पर एक यज्ञ का, पराशक्ति महायज्ञ का आयोजन हुआ था और उस आयोजन में मैंने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई थी और पूरे देश की मीडिया ने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उसको पहले पन्ने पे खबर लगाई थी कि काशी से उठी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग, ये हेडिंग थी और ये चर्चा का विषय बना। तो मैंने भी एक योगदान दिया और आज वो प्रधानमंत्री हैं, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, बड़ा संतोष है, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। और मैम, एक जब बात पीएम मोदी की चली है तो विपक्षी दल हमेशा इस पर बड़ा कटाक्ष करते हैं कि वो मन की बात ज़्यादा करते हैं और काम की बात उतनी नहीं करते, मतलब इस तरह की बातें करते हैं। तो मन की बात प्रोग्राम को अगर मैं माधुरी सिंह त्रिपाठी जी से समझना चाहूँ तो वो कैसे इसको देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी उसको लेकर?
देखिए, विपक्ष का काम है कुछ न कुछ कहते रहना, लेकिन जहाँ तक मन की बात है, मैं उसको मन की बात नहीं मानती। मोदी जी अपने मन की बिल्कुल बात नहीं करते, दरअसल वो अपने दिल की बात करते हैं। दिल की बात वो यूँ करते हैं कि जब करोड़ों करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की वो बात करते हैं, गरीब कल्याण की बात करते हैं, भारत के अंतिम पायदान पर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वो देश की बात करते हैं, देश की आत्मा की बात करते हैं। जब वो बच्चों को एजुकेशनल एग्ज़ाम्स वगैरह के से रिलेटेड कोई कोचिंग उनको दे रहे होते हैं, तो वो देश के भविष्य निर्माण को कैसे आगे बढ़ाएं इसकी बात करते हैं। जब वो महिलाओं की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जब वो आप देखिए कई बार वो कार्यक्रमों में उद्योगपतियों को बुलाते हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, उनसे भी बात करते हैं, तो वो देश में एक नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं। वो देश के दूसरे लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि हम उद्योग धंधों के बारे में नया क्या कुछ कर सकते हैं, नया कैसे सृजित कर सकते हैं। कई बार वो गांव में कहीं छुपे हुए व्यक्ति पर बहुत अनूठी बात उनकी निकाल कर सामने लाते हैं। हमारी खोई हुई परंपराएं और संस्कृति की वो बात करते हैं, कैसे देश आगे बढ़े उसकी बात करते हैं। गाँव के समाज में महिलाएं जो 10 बजे सुबह के बाद शाम तक खाली बैठी रहती हैं, वो भी कैसे मुख्य धारा में जुड़ सकें इसकी बात कर सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी छोटी आमदनी से बड़ा आमदनी कैसे बनाए इसकी बात करते हैं। देश के आर्थिक विकास की नीतियों की बात करते हैं। देश को सपने वो दिखाते हैं और सपने दिखाने के साथ सपने को कैसे पूरा करते हैं, ये एग्जाम्पल्स के जरिए वो उनको मिलाकर, दिखाकर, बैठाकर उनसे बात करके देश को सुनाते हैं। तो मोदी जी तो देश की बात करते हैं, मन की बात वो कहाँ करते हैं, वो तो दिल की बात करते हैं। उनके दिल में ये है कि भारत तरक्की करे, और तरक्की कैसे करे, हर व्यक्ति को वो जल्दी से कैसे जुड़ जाएं, इसकी बात करते हैं। इसमें बुरा क्या है? जी, बहुत अच्छी तरह से आपने इस बात का जवाब दिया। लेकिन मैं फिर यूपी पे आपको लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी यूपी का विकास कर रहे हैं, लेकिन तमाम बातें ऐसी हैं जो उनको भी कहने का घेरा जाता है। एक छुट्टा जानवरों की प्रॉब्लम लगातार उठती रहती है, किस तरह से उसको ख़त्म किया जा सके, क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि हमारे श्रावस्ती क्षेत्र में, पूरे देवी पाटन मंडल में छुट्टा जानवरों की समस्या है और आए दिन एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं लोगों के। लेकिन इसमें कोई प्रशासनिक कमी मुझे दिखाई पड़ती है, और जो है आम जनता भी, गांव की जनता भी इसको लेकर के परेशान तो है, लेकिन समाधान के विषय में वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहते। सरकार योजनाएं बनाकर दे रही है, डीएम के ऊपर काफ़ी सख्ती है। छोटे छोटे जो है कई जगहों पर ऐसे पशु के लिए बाड़े बनाए गए हैं, उनके पानी पीने के लिए बजट आ रहा है, चारे के लिए बजट आ रहा है। पर अब जो एक समाज में कहें कि एक नियति बन गई है कि हम चाहते हैं कि सरकार अब हमारे मुंह में निवाला भी भर दे। हम अनाज दे रहे हैं तो सरकार ये करे कि हमारे लिए हर आखिरी काम भी सरकार हमारे लिए कर दे। तो हम अपने कर्तव्य से भी विमुख हो रहे हैं। मैं गांव वासियों की बात कर रही हूँ। अपने जानवर पालते हैं, उसका दूध लेते हैं, उनको फिर सड़क पे छोड़ देते हैं। तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, और प्रशासनिक स्तर पर कोई कमी है तो मैं समझती हूँ कि आज हमारे समाचार के माध्यम से इसको मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और इसके समाधान के बारे में वो जरूर चिंता करेंगे, और इसके ठोस समाधान की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल भी किया कि मैं आपसे जो श्रावस्ती के लोग हैं, जनता है, आवाम है, उसके बारे में आपसे बस चाहूँगा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि अब बहुत उम्मीद से वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं क्या आने वाले दिन, आने वाला समय जो है वो बेहतर हो। क्या माधुरी सिंह त्रिपाठी जी उनको संदेश देना चाहती हैं अपनी तरफ से? मैं क्षेत्र की जनता को बताना चाहती हूँ कि मैं वाकई जो है ईमानदारी से पूरे क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित हूँ। मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रहते हुए मैंने देखा है कि यहाँ के नौजवान वहाँ रोज़गार के लिए भटकते हैं। मैं उनके रोज़गार के लिए चिंतित हूँ। यहाँ कुपोषण की समस्या है, यानी माल न्यूट्रिशन है, तो वो न्यूट्रिशन कैसे बच्चों तक ठीक से पहुँचे इसके लिए चिंतित हूँ। मैं चिंतित हूँ कि कई यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ नकल की शिक्षा होती है, उनको कैसे हटाया जाए इसके लिए चिंतित हूँ। और महिलाएँ कैसे पूरा पार्टिसिपेट करें समाज में आगे बढ़ने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए चिंतित हूँ। और मैं चिंतित हूँ कि यहाँ बाल विवाह की परंपरा जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक इस क्षेत्र का ठीक से विकास नहीं होगा। और आखिरी बात ये बताना चाहती हूँ कि मुझे
इन सब समस्याओं के बीच भी एक समाधान दिखाई पड़ रहा है। मुझे दिख रहा है कि हम अयोध्या से सटे हुए हैं, हम बड़े करीब हैं। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय देश भर के टूरिस्ट वहाँ आएंगे। हम उनको कैसे श्रावस्ती की ओर भी आकर्षित करें कि वो हमारे बौद्ध स्तूपों को, हमारे भगवान बुद्ध के जीवन शैली को, अंगुलीमाल डाकू की गुफा को, या हमारे जो भी टूरिस्ट जितना भी हमारा फॉरेस्ट रेंज है या और भी चीज़ें हैं, उसको हम कैसे इस तराई के क्षेत्र को डेवलप करें कि वो हमारे यहाँ भी आए। हमारे यहाँ टूरिज़्म डेवलप होने से, टूरिज़्म कॉरिडोर बनने से हमारे यहाँ भी रोजगार कुछ विकसित हो और कल कारखाने भी आएँ। श्रावस्ती में ठीक से बच्चों की पढ़ाई हो, प्राइवेट स्कूल्स में भी नकल की शिक्षा बंद हो जाए, अच्छे से बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो हम सब, सरकार बहुत कुछ कर रही है, गरीबी उन्मूलन की दिशा में बहुत कुछ हो रहा है। हम जनता भी, हम सब भी मिलकर और भी आगे बढ़ने की बात देख सकते हैं, कर सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद माधुरी सिंह त्रिपाठी जी आपका। आपने बहुत सारे सवालों का जवाब हमारा दिया, जो कि कई ऐसे सवाल थे जिन पे मुझे लग रहा था कि आप शायद उनको उतना जवाब ना दे पाएँ या उस पर बात ना करना चाहें, लेकिन आपने हर एक मुद्दे को लेकर जिस तरह से जनता के सामने अपने विचारों को रखा है, वाकई वो काबिल तारीफ़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने जिस तरह से ज़मीनी मुद्दों को फोकस किया है, उनके ऊपर बात की है, वो वाकई वहाँ जो श्रावस्ती के एक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमेशा लोगों के बीच में चिंताएँ फिक्रें हैं कि उनका भविष्य किस तरह का होगा। लेकिन जिस तरह से आपने न सिर्फ समस्या और उसके समाधान पर फोकस किया है, वो वाकई सराहनीय कदम है, बात है। अब आने वाले दिनों में किस तरह से जो है क्षेत्र का विकास होता हुआ नज़र आता है, किस तरह से क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़ते हुए नज़र आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अब आने वाले दिनों में राजनीति जो है वो अब अपने जो है चरम पे पहुंचने वाली है। माधुरी सिंह जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। और मेरे जो अपने लोग हैं वहाँ पे क्षेत्र पे जो मुझे पसंद करते हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश भी है कि आपका जो चैनल है, अमन जी का जो चैनल है सीधा सादा, ये जो है सीधी सादी खबरों को सामने ला रहा है, यानी सच्ची बातों को ला रहा है। हमारे गांव के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग भी बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं, तो उनसे चाहती हूँ कि चूंकि वो खुद सीधे साधे हैं, तो इस सीधे साधे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लिंक शेयर कर दीजिएगा, वो सब्सक्राइब करेंगे। बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने जिस तरह से हमारा हौसला अफजाई की है, बहुत हमारी खुशनसीबी है कि इस लेवल पे भी आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम अपनी खबरें रखते हैं कि वो तमाम समाज का आईना बने। आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए, इस इंटरव्यू देने के लिए। फिलहाल आप लगातार जुड़े रहें और जो मैम ने कहा है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला इस तरह से बुलंद होता रहे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद मैम, नमस्कार।